गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनसी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास के अंदर हमारा जो टॉपिक था, हमारा लेसन चल रहा था एटॉमिक थ्योरी। और एटॉमिक थ्योरी के अंदर हम लोगों ने आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटॉन और इससे पहले एटॉमिक नंबर और मास नंबर और इसके अलावा और डाल्टन थ्योरीज के बारे में हमने पढ़ लिया। कल के वीडियो में हमने थॉमसन मॉडल के बारे में पढ़ा था। थॉमसन मॉडल क्या है? आज हम बात करेंगे रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था और उससे क्या क्या रिजल्ट्स निकले, इसके बारे में हमें बात करेंगे। देखिए, हालांकि आपने 10th क्लास में शायद ये पढ़ा होगा, दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ। तो देखिए, रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक गोल्ड पेपर था। पेपर का मतलब यह है कि गोल्ड का बना हुआ एक पतला पेपर था, थिन लेयर थी जिसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बौछार करवाई गई थी। तो वो जो पेपर था, उस पेपर में से मैं एक एटम का डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ, सिर्फ एक सिंगल एटम का। मान लेते हैं कि वो गोल्ड का जो एक एटम है वो ये है। ओके, ये ऐसे हो। अब देखो, इस गोल्ड के, ये गोल्ड का एक एटम है, एटम को हमने स्फीयर माना हुआ है, स्फीयर। इस स्फीयर पर यहां से अल्फा पार्टिकल की जो है उनको एमिट किया गया, उनकी बौछार करवाई गई। तो देखिए, ये अल्फा पार्टिकल यहाँ आए और ये इस तरीके से डेविएट हो रहे हैं अपने पाथ से, ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे भी थे जो आर पार निकल गए और कुछ इस प्रकार से डेविएट हो रहे हैं, ठीक है। ये इस तरीके से प्रोसेस चल रहा है, इस प्रकार से हो रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये सारे के सारे अल्फा पार्टिकल जो हैं वो इस प्रकार यहाँ से पास आउट हो रहे हैं। क्लियर हुई बात? एक अल्फा पार्टिकल मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, ठीक। ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से चलता है और यहाँ से वापस 180 डिग्री पर वापस चला जाता है, यानी कि ये इसका पाथ है। बाकी जो है वो इस प्रकार से है और ये है, सॉरी, ये है, ठीक है। ये क्या है? गोल्ड थिन प्लेट, ठीक। और मैं ब्रैकेट में ऐसे लिख देता हूँ कि ये एटम है, ठीक है। अभी प्लेट की बजाय हम इसको एटम मान के चल रहे हैं, क्योंकि प्लेट तो बहुत बड़ी होगी, उसका एक एटम है, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बौछार हो रही है और इस तरीके से अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर एमिट हो रहे हैं और डेविएट हो रहे हैं। डेविएट का मतलब होता है अपने पथ से विचलित हो जाना, इस प्रकार से। क्लियर? तो ऐसे ये जो है वो चलेगा। अब ये एक्सपेरिमेंट जब हो रहा था तो सबसे ज्यादा जो नोटिस करने वाली बात ये थी कि जो अल्फा पार्टिकल यहाँ से आ रहे हैं, ये अल्फा पार्टिकल हैं, ये अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था कि जो इस एटम को क्रॉस नहीं कर पाया और वापस 180 डिग्री पे क्या चला गया? वापस चला गया, वापस 180 डिग्री पर चला गया। क्लियर? तो अब इसमें देखिए कि क्या सिस्टम हो रहा है। इसको देख के रदरफोर्ड ने आइडिया लगाया, कुछ उसने रिजल्ट्स निकाले थे, वो रिजल्ट्स मैं आपको बता रहा हूं कि क्या था, ठीक है। सबसे पहले उसने ये कहा कि भी एटम जो है वो स्फेरिकल है
मैक्सिमम पार्ट जो है वो ब्लैंक है, मैक्सिमम पार्ट ब्लैंक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ये अल्फा रेडिएशंस हैं, अल्फा पार्टिकल्स हैं, वो या तो इससे डेविएट हो जाते हैं या फिर क्रॉस हो जाते हैं, इस तरीके से क्रॉस हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें से आर पार तो तब होंगे कि जब ये खाली होगा, तभी आर पार होंगे यहां से, तो आर पार हो जाते हैं, इसमें भी ये भी आर पार हो जाते हैं या फिर डेविएट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन खाली है, ब्लैंक है, इसी वजह से अल्फा पार्टिकल इसमें से आर पार हो रहे हैं। दूसरा कंक्लूजन जो निकला वो ये था कि जब एक अल्फा पार्टिकल ऐसा है जो टकरा के और सीधा वापस उसी 180 डिग्री पे घूम जाता है और वापस चला जाता है, तो मतलब ये हुआ कि ये पार्टिकल जो है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अल्फा पार्टिकल जो है पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव से रिपेल होंगे, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव से रिपेल होंगे। तो ये अल्फा पार्टिकल रिपेल हो रहा है और वापस चला रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो शायद यहां पर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसी वजह से ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करके और अल्फा पार्टिकल यहां से वापस चला गया। क्लियर? तो ये जो है यहां इस बात को उसने प्रूफ किया कि एटम का मैक्सिमम पार्ट जो है वो ब्लैंक है और उसके न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। कल हमने जो थ्योरी पढ़ी थी वो था थॉमसन का मॉडल, थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल में ये था कि भी एटम एक स्फीयर है और उसके जगह जगह इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज भी यहीं पे आसपास कहीं ना कहीं बिखरा हुआ है। लेकिन इस थ्योरी में हमने ये पता लगाया कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसके सेंटर में, जिसको कि हम न्यूक्लियस कहते हैं, वहां पर इकट्ठा होता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये हुआ कि एटम में जितने प्रोटॉन हैं वो सारे के सारे प्रोटॉन यहां पर प्रेजेंट हैं। क्लियर हुई बात? यहां प्रेजेंट है और बाकी स्पेस जो है वो ब्लैंक है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। और कौन से एक्सपेरिमेंट से की थी? स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से की थी। बात क्लियर हुई? तो रदरफोर्ड का एटॉमिक थ्योरी के अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो इतना पार्टिसिपेशन है कि उसने क्या किया था, न्यूक्लियस को खोज दिया था और न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे जो ये थ्योरीज है, ठीक है, ये डेविएट हो रहे हैं। आपकी बुक में जो डायग्राम बना हुआ है वो इस प्रकार से बना हुआ है, ये ऐसे डेविएट हो रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये आर पार हो रहे हैं या अपने पाथ से डेविएट हो रहे हैं, मतलब एक ही है। क्लियर? ये रदरफोर्ड का मॉडल था। ठीक, अब देखिए रदरफोर्ड मॉडल जो था उसके लिमिट्स क्या है और एक नया मॉडल हम इसमें पढ़ लेते हैं। तो देखिए लिमिट्स क्या है। रदरफोर्ड मॉडल जो था वो एटॉमिक मॉडल की एटम की स्टेबिलिटी की जो एक्सप्लेनेशन नहीं करता। स्टेबिलिटी जो है वो कैसे एटम स्टेबलाइज होता है उसको एक्सप्लेन नहीं करता। इसके अलावा मैग्नेटिक जो है फील्ड के अंदर जब एटम को रखा जाता है तो उसके अंदर जो रेडिएशन होता है उसको ये एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है, तो ये इसकी लिमिट्स थी। हालांकि रदरफोर्ड का योगदान हम इतना मानेंगे कि उसने किसकी डिस्कवरी की थी? न्यूक्लियस की। और न्यूक्लियस जो है वो एटम के सेंटर में होता है और जिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात हमने लास्ट वीडियो में की थी वो सारे के सारे कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में एक और थ्योरी हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, इनकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखो एक तो होती है भाई मास वेव। ठीक है, मास वेव वो होती हैं जिनको जनरेट होने के लिए
किसी मास की या मीडियम की जरूरत होती है। मास वेव की जगह हम मीडियम वेव कह सकते हैं कि उनको जनरेट होने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत होती है। और एक ऐसी वेव्स होती हैं जिनको प्रोपेगेट होने के लिए, चलने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ठीक है, मीडियम का मतलब क्या है मैं बताता हूं आपको। देखिए, ये एक पानी का एक पॉन्ड है और इसमें ये वाटर है। एक इंसान यहां पर बैठा है और एक पत्थर उठा के ये इस पॉन्ड के अंदर गिराता है यहां। ठीक है, जैसे ये पत्थर यहां गिरेगा तो आप देखेंगे कि यहां पे इस तरीके से ना ये वेव्स बनेंगी, लहरें बनेंगी। आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। तो ये वेव्स बने पानी के अंदर, यानी कि जो ये वेव हैं इनको बनने के लिए किसकी जरूरत है? वाटर की जरूरत है। अगर ये पॉन्ड खाली होता और खाली जो है बर्तन, उसकी खाली ये जो है इसके अंदर आप पत्थर गिराओ तो क्या अब वेव बनेगी क्या? वैसे अब नहीं बनेगी, क्योंकि उन वेव्स को पैदा होने के लिए एक मीडियम की जरूरत थी। ठीक है, ऐसे ही कुछ वेव ऐसी होती हैं जिनको प्रोपागेशन के लिए, बनने के लिए, चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो वो वेव्स जो हैं वो क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उनके बारे में सर्वप्रथम सबसे पहले क्लार्क मैक्सवेल ने बताया था। ठीक है, क्लार्क मैक्सवेल ने ये कहा था कि जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उनके अंदर वेव नेचर होती है। ठीक, वेव नेचर होती है। तो हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की नेचर के बारे में। तो देखिए क्या होता है, यहां पर मैंने एक इस प्रकार से एक्सिस को ड्रॉ किया। ये एक्स है, वाई है एंड दिस इज जेड। ठीक है, यहां मैं वेव्स को जो है वो ड्रॉ करूंगा। आपको एक नेचुरल वेव की अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से बनती है। आपने देखा होगा कि इस तरीके से एक वेव बनती है। ठीक है, ये ऐसी वेव बनती है। ठीक, इस वेव को मैं यहां ड्रॉ करता हूं, लेकिन इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क होगा, इसलिए मैंने इसको अलग से शो किया है। ठीक है, तो देखो भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होगी? देखो, ये हमने वेव एक ड्रॉ की, ये। ठीक, इसमें अपने जानते हैं कि ये वाला जो है इसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, ठीक है, और ये जो है इनको कहा जाता है वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ। तो ये वेवलेंथ हुई। इस एक्सिस के ऊपर, ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने एक वेव बना दी जो कि ऐसा हमने एज्यूम कर लिया कि वो इलेक्ट्रिक रीजन के अंदर बनी हुई वेव है, या फिर वो हम कह सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक रीजन कंपोनेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो ये एक्स एक्सिस पे है। अब मैं जेड एक्सिस पे इसी पे एक वेव ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए, जेड एक्सिस पे, ये जेड एक्सिस पे है, ये जेड एक्सिस पे वेव बनानी है। क्लियर? यानी कि ये वेव जो है, ये देखिए, ये वेव जो है एक्स एक्सिस पे है और ये वाली उस साइड में है, और जो जेड एक्सिस पे है, या फिर इसको देख लो इधर, ये जेड एक्सिस पे, ठीक है, ये जेड एक्सिस पे, ये वाली एक्स एक्सिस पर है, और ये कौन से एक्सिस पर है? जेड एक्सिस पे। तो ये इस प्रकार से, इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उनकी अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी उसकी ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड।
क्लियर है? तो ये इसकी वेव्स की वेलोसिटी रहेगी। इनको जो है प्रोपागेट होने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, जैसे मैं एग्जांपल दूं तो सनलाइट जो है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपने देखा होगा कि सन से निकलती है और पूरे जो है अंतरिक्ष में से, यूनिवर्स में से हमारे पास पहुंचती हैं। तो वहां जहां पर कोई भी हवा नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, वहां से होती हुई भी वो हमारे तक पहुंचती हैं। तो इनको आने के लिए किसी भी जो है वो उसकी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। C इज इक्वल टू, एक फार्मूला होता है n लैम्डा, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, न्यू लैम्डा, ये फार्मूला आपने याद रखना है। इस फार्मूले को मैं और आगे एक्सपेंड करूंगा डी ब्रॉगली थ्योरी के अंदर, और एक और थ्योरी आएगी आइंस्टीन की थ्योरी, उसके अंदर हम इसको बनाएंगे आगे। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हो गया, और ये आपको डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। कुछ और चीजें हम वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में